डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंद्र कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास का एनसीईआरटी भूगोल पाठ 6 का प्रश्न उत्तर तथा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बताऊंगा। इससे पहले मैं पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4, पाठ 5 का प्रश्न उत्तर बताया हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? क है प्रस्थान वाले क्षेत्र में, ख आगमन वाले क्षेत्र में, ग है प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ग आंसर सही होगा, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। दूसरा प्रश्न है, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? क उच्च जन्म दर, ख उच्च मृत्यु दर, ग उच्च जीवन दर, घ है अधिक विवाहित जोड़े। इसका क आंसर सही होगा, उच्च जन्म दर। उच्च जन्म दर के कारण बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? क क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ख है प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, घ है प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका ख आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, क है जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है, ख है जो किसी भी भाषा में पढ़ एवं लिख सकता है, ग है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है, घ है जो पढ़ना लिखना एवं अंकगणित तीनों जानता है। इसका ग आंसर सही होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत सरकार द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अनुसार 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना जानता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें। पहला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। इसका उत्तर देख लेते हैं। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं। अधिक जन्म दर तथा कम मृत्यु दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तथा कम जन्म दर और अधिक मृत्यु दर से जनसंख्या में कमी होती है। जब एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो दोनों ही स्थानों की जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। एक स्थान की जनसंख्या में कमी आती है तथा दूसरे स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? इसका उत्तर देख लेते हैं। 1981 से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इसका कारण यह है कि इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई तथा लोगों में छोटे परिवार, खुशी परिवार की भावना जगी। तीसरा प्रश्न है, आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। का उत्तर देख लेते हैं। आयु संरचना भिन्न भिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को
जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समय अनुसार बदलते रहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों की संख्या अधिक है तो आश्रित अनुपात अधिक होगा। इस प्रकार से यदि 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में अधिक जनसंख्या होने पर कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या होने पर निर्भर जनसंख्या अधिक होगी। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। बच्चे भी 15 से कम वर्ष की आयु के बच्चे अपने गार्जियन पर निर्भर होते हैं। ये भी आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। जबकि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध वो भी दूसरे पर निर्भर होते हैं। जन्म दर देख लेते हैं। एक वर्ष के अंतराल में किसी क्षेत्र की प्रति 1000 जनसंख्या पर उत्पन्न हुए नए जीवित शिशुओं की संख्या को वार्षिक जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंतराल में उसकी प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वालों की संख्या को वार्षिक मृत्यु दर कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारण है। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रवास के दो कारण हैं, प्रतिकर्ष का कारण और अपकर्ष का कारण। प्रतिकर्ष का कारक भारत में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा जैसी आधारभूत सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। दूसरा है अपकर्ष कारक, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में बेहतर रोजगार की सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, उच्च वेतन, जिसके कारण लोग नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, जिससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र दोनों प्रभावित होता है। तीसरा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जन्म तथा मृत्यु दर दोनों के अंतर पर निर्भर करता है। जैसे 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। और दोनों के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 2001 और 2011 के बीच लगभग 19 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अगला है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है जनसंख्या के स्वरूप में परिवर्तन। यह जन्म दर तथा मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास पर भी निर्भर करता है। चौथा प्रश्न है, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। इसका उत्तर देख लेते हैं। व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों के उच्च निर्भरता का तात्पर्य है कि आय के स्तर में उच्चता और प्राथमिक क्रियाकलापों पर अधिक निर्भरता का तात्पर्य है आय के स्तर में निम्नता। इसलिए द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में कार्यरत देश विकसित देश कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में कार्यरत देश विकासशील देश कहलाते हैं।
जैसे अमेरिका विकसित देश है जबकि भारत विकासशील देश है। पांचवा प्रश्न है, स्वास्थ्य जनसंख्या कैसे लाभकारी है? इसका उत्तर देख लेते हैं। स्वास्थ्य जनसंख्या निम्नलिखित प्रकार से लाभकारी है। पहला है, स्वस्थ जनसंख्या निश्चित रूप से देश के विकास में सहायक होती है। दूसरा है, एक अस्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक घंटे तक काम कर सकता है। तीसरा है, स्वस्थ जनसंख्या उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर सकती है जो राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर में बढ़ोतरी में सहायक होगी। चौथा है, स्वस्थ जनसंख्या अधिक सकारात्मक सोच रखती है और यह देश को अधिक सुचारू रूप से चला सकती है। पांचवा है, स्वस्थ जनसंख्या राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के द्वारा लोगों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। छठा है, अस्वस्थ लोगों पर किए गए खर्च को सरकार विकास कार्य में लगा सकती है। छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता क्या है? इसका उत्तर देख लेते हैं। 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। इस नीति की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1030 से नीचे लाना। दूसरा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा देना। तीसरा है, लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल या इससे अधिक करना। चौथा है, जो औरत 21 वर्ष की आयु के बाद शादी करे और 2 बच्चों के बाद अनुर्वरीकरण यानी बंध्याकरण करा ले, उनके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना। पांचवा है, 2 बच्चों के छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना। छठा है, बाल विवाह को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन करना। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है, जनसंख्या घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है और जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। दूसरा है, लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है और लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणे 1000। तीसरा है, साक्षरता। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। चौथा है, साक्षरता दर। 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के कुल जनसंख्या में साक्षरों को प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहा जाता है और साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटा में 7 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या गुणे 1000। पांचवा है, निरक्षर। कोई व्यक्ति पढ़ने लिखने में असमर्थ हो या किसी भाषा को पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता हो तो वह निरक्षर कहा जाता है। 6 वर्ष या उससे कम आयु के सभी बच्चों को, चाहे वो स्कूल जाते हों या कुछ पढ़ना लिखना भी जानते हों, तो उन्हें भी निरक्षर कहा जाता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।